तो आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई की क्लास 9th का विज्ञान विषय का पार्ट 7 जिसका नाम है गति। तो हम ये दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, थोड़ा बहुत तो आसानी से समझ में आएगा। मेनली विषय हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गति को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी वस्तु की स्थिति कैसे दर्शाई जाती है। किसी भी वस्तु की स्थिति हम ऐसे दर्शाते हैं कि इस बिंदु ए की दूरी बी से 5 किलोमीटर है या 7 किलोमीटर है। किसी घर जैसे मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी 2 किलोमीटर है। तो एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति दर्शाई जाती है। इसी प्रकार निर्देशांक तल में इन चीजों को समझने के लिए या तो 2D ग्राफ लेंगे या एक 1D या 3D, ठीक है। जैसे ये है 1 डायमेंशनल, ये है 2D और ये है 3D। ये सिर्फ x एक्स पे चलेगा, ये x एक्स और ये y एक्स, ये x y और z। इसको समझने के लिए ऐसे मानो जैसे 1D है तो मतलब एक लाइन की तरह है, ठीक है। जैसे ये है एक लाइन की तरह मान लो, इसमें एक बिंदु की दूरी इस बिंदु से कितनी होगी, वो है 1 डायमेंशनल में। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होके 0 से और 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा और इधर चलेगा -1 -2 -3 ऐसे माइनस अनंत तक चलेगा, ठीक है। 2D में क्या होता है कि लोकेशन ऐसे होगी। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये x एक्स है और ये y एक्स है। इसमें एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो उनके बीच की दूरी ऐसे होगी और इसकी स्थिति क्या होगी, ये x एक्स निर्देशांक और ये y एक्स निर्देशांक, ये इसकी क्या है स्थिति दर्शाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 3D होता है। 3D अपने कमरे की तरह मान लो, कमरे की एक दीवार हो जाएगी लंबाई, एक चौड़ाई और एक हो जाएगी ऊंचाई, ये हो गया 3D। इसमें किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं। तो स्थिति जब दर्शाई जाती है तो स्थिति को किसी न किसी मात्रक के रूप में स्थिति के किसी भी मात्रक के रूप में दर्शाते हैं और उनकी बीच की बिंदुओं की बीच की दूरी को हम मात्रक लेते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर, इन मात्रकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंच का भी यूज करते हैं, कहीं कहीं फीट का भी यूज करते हैं। ये मात्रक है। जैसे बिंदु A है और ये बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी 2 मीटर है, तो ये क्या होगी इनके बीच की दूरी। अब कोई वस्तु गतिशील है, अपना स्थान परिवर्तित करना ही क्या होता है, गति करना होता है। जब बिंदु A से चल के कोई वस्तु B पे पहुंच गई तो इसने क्या की, गति की है। A से B तक पहुंचने की प्रोसेस क्या है, इसका गति करना है। तो गति कहेगी, ये बहुत सारे पथ है। जैसे मान लो A से B पहुंचने के लिए ये इस रास्ते का यूज करता है, कोई व्यक्ति इस रास्ते का यूज करता है, कोई इस रास्ते का यूज करता है, कोई ऐसे रास्ते का यूज करता है। तो ये क्या है, इनके पथ हैं। इन पथ से होके ये बिंदु B तक पहुंचते हैं। तो इनकी द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, इनकी तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, इनके द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई क्या होगी, दूरी होगी। जैसे ये व्यक्ति P है, P बिंदु A से B तक चला तो इसने 2 किलोमीटर चला इस रास्ते से। व्यक्ति Q है, ये चला इस रास्ते से 3 किलोमीटर और ये R चला है 4 किलोमीटर और S चला है 10 किलोमीटर। तो P के द्वारा A से B के बीच में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर। और
Q की हो जाएगी 3 किलोमीटर, R की हो जाएगी 4 किलोमीटर और S की हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो दूरी के अंदर पथ की दिशा, पथ किस प्रकार घूमा वो मायने नहीं रखता, कुल दूरी जो तय की गई है वो मायने रखती है। वो क्या होती है? दूरी। पथ की दूरी क्या होती है? पथ की वास्तविक। तो दूरी क्या होती है? तय किए गए पथ की कुल लंबाई। ये क्या होती है? कुल लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। चाहे वो किसी भी मार्ग से होके गया हो, वो क्या होती है? दूरी। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं विस्थापन, क्योंकि ये भी हमारे इस पार्ट में काम में आने वाला है। विस्थापन क्या होता है? जब व्यक्ति बिंदु ए से बी पे गया, जैसे हमने माना था कि P इस रास्ते से गया, Q इस रास्ते से गया, R इस रास्ते से गया और S इस रास्ते से गया। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर गया, ये 3 किलोमीटर गया, ये 4 किलोमीटर होते हुए गया और ये 10 किलोमीटर होते हुए गया। तो विस्थापन कितना तय किया गया? विस्थापन क्या होगा? उनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? विस्थापन होगा। तो ये सबसे शॉर्ट रास्ता, इनके बीच की सबसे न्यूनतम लंबाई ही विस्थापन होगा। तो व्यक्ति P द्वारा तय किया गया विस्थापन भी 2 किलोमीटर होगा, Q द्वारा तय किया गया भी 2 किलोमीटर होगा, R का भी 2 किलोमीटर होगा, S का भी 2 किलोमीटर होगा, चाहे वो कितनी ही दूरी चल के गए हो। तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन इक्वल टू प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम लंबाई। ये क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन को हम किससे लिखते हैं? D से। और इसका मात्रक भी सेम होता है दूरी के, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सेम होते हैं। अब हम चलते हैं आगे पार्ट की तरफ। ये हमारा बेसिक। तो अब गति की तरफ चलते हैं। गति क्या होती है? जब कण अपनी अवस्था परिवर्तित कर रहा है तो वो क्या होता है? गति होती है। वो A बिंदु से B बिंदु पर गया तो उसको वहां B बिंदु तक जाने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ी और उस दूरी को तय करने में कुछ समय भी लगा। तो इन दोनों का यूज करके हम उसकी गति निकालते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? गति होती है। तो अब हमारा पार्ट की तरफ चलते हैं। गति, गति स्पीड। अब गति क्या होती है? अब कण को या व्यक्ति को बिंदु A से B तक जाने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ी, उसको वहां तक पहुंचने में कुछ समय भी लगा। अब इन दोनों का प्रयोग करके हम गति निकालते हैं उसकी। तो जैसे A से B तक पहुंचने में उसको 1 घंटे का समय लगा और A से B के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी? गति क्या हो जाएगी? गति क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी गति हो जाती है। एकांक समय में तय दूरी, इसका मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति सेकंड। ये सब क्या है? इसके मात्रक है।
कहीं ऐसा देख के कंफ्यूज मत होना, ये क्या लिखा हुआ है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो जैसे ए से बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर दूरी तय की और समय लगा 1 घंटा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय, ये तो इसका सूत्र हो गया। तो 10 किलोमीटर चला व्यक्ति और 1 घंटे का समय लगा, तो उसके द्वारा स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर, 1 का भाग लगा देंगे, 10 ही आने वाला है, 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो स्पीड हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होती है स्पीड। अब वो चाहे किसी भी रास्ते से गया हो, उसके द्वारा पूरी दूरी जो तय की गई है वो यहाँ पे काम में लेनी है। अब गति क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, 1 मिनट, 2 प्रकार की। अब गति का एक विशेष प्रकार होता है, अगर गति एक ही दिशा में हो रही है, एक ही सरल रेखा में हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, निश्चित दिशा में, इसमें एक ही दिशा में लगातार चला जा रहा है। जैसे हमने उदाहरण लिया था बिंदु ए से बी के बीच में, इस रास्ते से और इस रास्ते से, तो सरल रेखीय इसमें कौन सी होगी, जो इस रास्ते से जो दूरी तय की जा रही है, जो गति हो रही है इस रास्ते पे, वो क्या हो जाएगी, सरल रेखीय, क्योंकि एक ही दिशा की तरफ है, ये दिशा चेंज हो रही है, पहले यहाँ पे इस प्रकार है दिशा, फिर यूं हो रही है, दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है, तो ये क्या होती है, सरल रेखीय नहीं होगी, और ये वाली सरल रेखीय गति होगी। तो सरल रेखीय गति को हम वेग भी कहते हैं, ठीक है। जब एक ही दिशा के रूप में यूज करते हैं उसको, तो उसको वेग के रूप में भी काउंट करते हैं। तो वेग के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और गति 2 प्रकार की होती है, एक तरह से, एक होती है असमान गति और एक होती है एक समान गति। ये मूल 2 प्रकार होते हैं। असमान गति क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी से होते हुए, ए से चला, बी और सी से होते हुए डी तक पहुंचा, वो इस रास्ते से होते हुए गया, ए से तो चला है, डी तक पहुंचा है, तो ए से बी के बीच में 2 किलोमीटर दूरी, यहां पर भी 2 किलोमीटर दूरी और यहां पर भी 2 किलोमीटर दूरी है, लेकिन ए से बी तक पहुंचने में उसने 1 घंटा लगाया, बी से सी तक पहुंचने में उसने 2 घंटे लगाए, और यहां पहुंचने में उसने आधा घंटा ही लगाया, सी से डी तक पहुंचने में। तो यहां पे दूरी समान रहते हुए भी उसकी गति में, समय में परिवर्तन आ रहा है, तो उसकी गति परिवर्तित हो रही है। ए से बी के बिंदु के बीच में उसकी गति रह रही है, गति क्या है उसकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी इक्वल 2/1। तो यहां पे उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बी से सी के बीच में उसकी गति हो रही है 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी सी से डी के बीच में उसकी गति हो रही है 2/1/2 बराबर 2 × 2/1 बराबर
4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां उसकी गति लगातार परिवर्तित हो रही है। ये क्या है? असमान गति। अगर ऐसा होता कि यहां पर भी उसको 1 घंटा लग रहा है और यहां पर भी उसको 1 घंटा ही लग रहा है, तो यहां पर भी उसकी क्या हो जाती? गति क्या हो जाती? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां इन तीनों बिंदुओं के, चारों बिंदुओं के बीच में उसकी गति लगातार एक समान रह रही है। ये क्या होती है? एक समान गति। तो एक समान गति के अंदर तो हमें कोई समस्या नहीं आने वाली, लेकिन जब असमान गति होती है तब औसत गति निकालनी पड़ती है कि उस ए से बी के बीच में उसकी औसत गति कितनी रही। हमने उदाहरण लिया था ए, बी, सी और डी, ये ले लेते हैं। ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। यहाँ 1 घंटा, यहाँ 2 घंटे, यहाँ 3 घंटे ले लेते हैं। तो अब यहाँ, अब इसकी औसत चाल क्या होगी? ए से डी के बीच में। यहाँ तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है गति, यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब पूछ ले बिंदु ए से डी के बीच में उसकी औसत गति कितनी है, तो औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो बिंदु ए से बी के बीच में औसत गति, ए से डी के बीच में, कहाँ? ए से डी के बीच में औसत गति क्या हो जाएगी? कुल दूरी। कुल दूरी क्या हो जाएगी? 2 + 2 + 2 कुल दूरी, भाग लगा देंगे कुल समय। समय कितना है? 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया? ऊपर 6 हो गए, नीचे भी 6, और 6 से 6 कट गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल आ गई, औसत गति हो गई, औसत चाल हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके आगे हमें आगे पढ़ना है वेग, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।